आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त को अकेला छोड़ नायक शिविर से बाहर निकला और पथरीले मैदान से होकर गांधार की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक पल के लिए ठहरा और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा सरकते हुए उसके पैरों के पास आया। ये देख उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो पत्थर का टुकड़ा किसी के पैरों की ठोकर लगने के कारण उसके पास आ पहुंचा। नायक एक पल को तो चौंका, लेकिन फिर अपने मन को दिलासा देते हुए बोला, मैं भी व्यर्थ में डर रहा हूं, तेज हवा के कारण ऐसा हुआ होगा। अब यहां कौन आएगा, मैंने तो सीमा भी पार कर लिया है। वो फिर से बेफिक्र होकर चलने लगा। उसने शिविर से कुछ विदेशी मुद्रा भी चुरा ली थी। वो वही सोच सोचकर खुश हुआ जा रहा था कि इन्हें बेचने पे अच्छे दाम मिल जाएंगे। वो कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि उसने फिर से कुछ लोगों को अपने पीछे महसूस किया। तभी पत्थर के 7-8 छोटे छोटे टुकड़े उसके पैरों के आसपास से सरकते हुए पार हुए। ये देख नायक भी हैरान रह गया। पत्थर की तेजी को देख वो सोचते हुए बोला, हवा की रफ्तार तो इतनी तेज नहीं है जितनी तेजी से सारे टुकड़े आ रहे हैं। वो तुरंत पीछे मुड़ा और चिल्लाया, कौन है, कौन है यहां, सामने आओ। जब उसे फिर से कोई नहीं दिखा तो उसने अपनी कमर से कटार निकाल दी और जोश से चिल्लाया, सामने आओ डरपोक कहीं के, सामने। बोलते हुए अचानक उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई। उसे अपनी पीठ पर 3-4 नुकीली चीजों के चुभने का आभास हुआ। वो कांपते हुए बोला, कौन है, और धीरे धीरे पीछे पलटा। उसने देखा उसे चारों ओर से घेर लिया गया है। उसके पेट और पीठ पर चारों तरफ से भाले सटे हुए थे। 2-3 भाले उसकी छाती और गले को भी निशाना बनाए हुए थे। नायक ने ध्यान से उन लोगों को देखा तो समझ में आया कि ये सब वही लड़ाके हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले शिविर में मौजूद सिकंदर के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे क्यों पकड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे छोड़ दो। एक लड़ाके ने हंसते हुए कहा, तुम्हें छोड़ दे? क्यों, तुमने कौन सा अच्छा कार्य किया है, हमारे देश को लूट रहे हो, लुटेरे हो तुम सब। नायक ने आश्चर्य से कहा, कौन सा देश, मैंने कोई देश नहीं लूटा, मैंने तो बस सिक्के लूटे। उसने सिक्के का थैला आगे करते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, सिक्के चाहिए, ये ले लो सब, लेकिन मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं। उस लड़ाके ने गुस्से में कहा, निर्दोष और तुम विदेशियों ने ही मेरे देश को लूट लिया और खुद को निर्दोष कह रहे हो, अत्याचारी हो तुम सभी। नायक ने हैरान होकर खुद को देखा और बोला, मैं विदेशी हूं, मैं कब से विदेशी हो गया? तभी उसका ध्यान अपने वस्त्रों पर गया। वो खुद से बोला, अच्छा तो ये कारण है मेरे विदेशी होने का, मैंने सिकंदर के सैनिकों के वस्त्र पहने, इसलिए ये सभी मुझे विदेशी समझ रहे हैं। मैं अभी इनके मन का वहम दूर करता हूं। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उन लड़ाकों को उनके मुखिया का आदेश मिला, उड़ा दो इस अधर्मी की गर्दन। मुखिया का आदेश पाते ही एक लड़ाके ने फौरन अपनी तलवार नायक के गर्दन पर चढ़ा दी। ये देखते ही नायक के मुख से जोर की चीख निकल पड़ी। जहां नायक की नए वस्त्र पहनने की योजना ने उसे मुसीबत में फंसा दिया था, वहीं मगध में अमात्य भी अपनी योजना के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मुरा को महाराज की दासी बनाकर वो बहुत खुश थे। उन्होंने बिस्तर पर बैठते हुए खुद से कहा, एक तीर से 2 शिकार हो गए। विशाखा को अपना वास्तविक स्थान ज्ञात हो गया होगा और शंभुनाथ को भी सूचना मिल गई होगी कि मुरा महाराज की दासी बन चुकी है। अब देखता हूं वो आगे क्या करता है। तभी उन्हें ध्यान आया कि मालकेतु के बारे में भी ज्ञात करना है। उन्होंने खुद से कहा, अब उस व्यक्ति तक पहुंचना है जिसने मालकेतु को पकड़ रखा है। अगर वो शंभुनाथ हुआ तो उसे ऐसे गड्ढे में धकेलूंगा कि उससे निकलने के लिए रस्सी भी छोटी पड़ जाएगी। तभी सेनापति भुजंग ने अमात्य के कक्ष में प्रवेश किया और उनका अभिवादन करते हुए बोले, महामंत्री जी, आपके कहे अनुसार मैंने कुछ लड़ाकों का प्रबंध कर लिया है, अब उनके लिए क्या आज्ञा है? अमात्य मुस्कुराते हुए बोले, उन्हें आज रात मगध के कारागार में हमला करना होगा। यह सुनकर भुजंग बोले,
आप किसे मरवाना चाहते हैं? कहीं मंत्री शक्तार को तो नहीं? भुजंग के बाद सोनामात्य के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान उभर आई। इधर नायक ने खुद को बचाने का अंतिम प्रयास किया। वो जोर से चिल्लाया, मैं सिकंदर का सैनिक नहीं हूं। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन तलवार तो उसकी गर्दन पर चल चुकी थी। नायक घबरा कर वहीं बैठ गया था कि कुछ पल बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन तो सही सलामत है। अचानक उसे अपनी गर्दन पर कुछ गर्म पदार्थ टपकता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने हाथ से उस पदार्थ को छुआ और उसे देखते ही उसके मुख पर चिंता के भाव उभर आए। वो उछलकर पीछे हट गया। उसने घबराते हुए देखा तो वहां चंद्रगुप्त खड़ा था और उसके हाथ से गर्म रक्त टपक रहा था। चंद्रगुप्त तलवार और उसकी गर्दन के बीच किसी मजबूत ढाल की तरह खड़ा था। नायक हैरानी से चंद्रगुप्त को देख रहा था। चंद्रगुप्त ने उस लड़ाके की तलवार अपने हाथ में थाम रखी थी। तलवार की धार से उसकी हथेली कट गई थी और उससे रक्त बह रहा था, लेकिन चंद्रगुप्त मजबूती से तलवार को थामे खड़ा था। नायक उसकी वीरता देख बहुत प्रभावित हुआ। नायक चिल्लाते हुए उठा, चंद्रगुप्त, तुम यहां क्या कर रहे हो? चंद्रगुप्त ने नायक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, देख नहीं रहे हो क्या? नायक ने परेशान होकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे, भाग जाओ यहां से जल्दी। चंद्रगुप्त मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारी नजरों में हमारे लिए फिक्र देखकर अच्छा लग रहा है मित्र, और हम तुम्हें यहां छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम हमारे गुरु के शिष्य हो, अर्थात इस नाते तुम हमारे मित्र भी हुए। भला मैं मित्र को मझधार में छोड़ कैसे भाग सकता हूं? नायक बोला, तुम समझ नहीं रहे हो। तभी तलवार चलाने वाले उस लड़ाके ने चंद्रगुप्त से कहा, बालक, तुम्हें भय नहीं है क्या मृत्यु का? हमारी संख्या देख रहे हो कितनी है? चंद्रगुप्त ने भी समझदारी भरा उत्तर देते हुए कहा, युद्ध संख्या से नहीं, बुद्धि से लड़ा जाता है। लेकिन हमें आपसे युद्ध करना ही क्यों है? आपने गलत व्यक्ति को सिकंदर का सैनिक समझ लिया है। यह नायक है, हमारे ही देश का व्यक्ति। इसने सिर्फ उन विदेशी सैनिकों के वस्त्र पहन रखे हैं, वो भी चुरा कर। बाकी इसकी भाषा से तो समझ ही सकते हो कि अपना ही आदमी है। नायक ने मनी मन कोड़ते हुए कहा, चुरा कर बोलना जरूरी था, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी इनके सामने। अभी क्या सोचेंगे ये लोग मेरे बारे में? तभी उन लड़ाकों का मुखिया जो घोड़े पे बैठा था चंद्रगुप्त के सामने आया और बोला, कौन हो तुम लोग? चंद्रगुप्त ने चाणक्य की तरफ देखकर कहा, मैं हूं इनका सेवक और शिष्य भी। मुखिया ने दुबले पतले शरीर वाले चाणक्य को देखा और कटाक्ष करते हुए कहा, ये क्या कहीं के सम्राट हैं? चंद्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, ये अपने मन के सम्राट हैं, जिस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये वो हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की नींव भारतवर्ष में रखी। ये वो हैं जिन्होंने पिंपली गणराज्य के महाराज को सिखाया कि राजधर्म क्या होता है। ये वो हैं जिन्होंने मगध सम्राट को भरी सभा में उनके साम्राज्य को खत्म करने की चुनौती दे दी, और इसका प्रमाण रहा उनकी वो खुली हुई लहराती शिखा। ये स्वयं आचार्य चाणक्य हैं। आचार्य चाणक्य का नाम सुनते ही लड़ाकों का मुखिया तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतर आया और दौड़कर अपनी तलवार चाणक्य के चरणों में रख दी और गिड़गिड़ाते हुए बोले, आचार्य क्षमा कर दे मुझे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप जैसे महान व्यक्तित्व के दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया आचार्य, मैं धन्य हो गया। चाणक्य ने उसकी बाह पकड़कर उसे उठाया और बोले, एक वीर को ऐसे गिड़गिड़ाना शोभा नहीं देता। मां भारती की रक्षा के लिए तुम्हारी सिकंदर की सेना से जो लड़ाई है वो सराहनीय है। मां भारती की रक्षा में लगे हर एक सैनिक और व्यक्ति मेरे मित्र हैं। जाओ, जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाओ और मां भारती का मान बढ़ाते रहो। सारे लड़ाके भी उनका नाम सुन स्तब्ध रह गए थे। उन लोगों ने भी अपनी तलवार जमीन पर रख दी थी और सम्मान में झुक गए थे। आचार्य चाणक्य ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा, मां भारती के लड़ाकों, उठो उठो और लड़ो उन अत्याचारियों से जिन्होंने तुम्हारे देश को तुमसे छीनने का दुस्साहस किया है।
उन्हें दिखा दो कि मां भारती के लड़ाकों में कितना साहस है। उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक वो थक कर तुम्हारे देश से दूर ना भाग जाएं। यह सुनते ही उन सभी लड़ाकों में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। नायक को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने स्वयं आचार्य चाणक्य खड़े हैं, जिनकी विद्वता और साहस के किस्से उसने लोगों से सुन रखे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अनजाने में ही उनका शिष्य बन चुका है और कुछ दिनों से उनके साथ ही घूम रहा है। वो भी आचार्य के चरणों में गिर उनसे क्षमा मांगने लगा और बोला, मुझे शिष्य के रूप में फिर से स्वीकार कर ले आचार्य। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें तो मैंने पहले ही दिन से अपना शिष्य बना लिया था। आप उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर शक्ति भी है और सामर्थ्य भी। तुम एक साथ सैनिकों की पूरी पलटन को हरा सकते हो, सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। नायक खड़ा हुआ। उसे अब लग रहा था कि जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी गई है। वो आचार्य चाणक्य का सानिध्य पाकर खुद को भाग्यशाली मानने लगा था। जहां आचार्य चाणक्य के विचारों को सुनने के बाद नायक और लड़ाकों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था, वहीं आश्रम में सुकन्या की ऊर्जा को सही दिशा देने की तैयारी हो रही थी। अश्विनी ज्वाला की खास सेविका थी। ज्वाला और अश्विनी दोनों ही एक कक्ष में थी और दूध की हांडी में से मक्खन निकालने के लिए उसे एक गोल मथनी से लगातार मथ रही थी। अश्विनी ने ज्वाला की तरफ देखकर पूछा, ज्वाला, क्या तुम सुकन्या के प्रति ज्यादा कठोर नहीं हो रही हो? कहीं उसकी ऊर्जा को सही दिशा देने के बजाय वो निराश होकर ना बैठ जाए। ज्वाला बोली, कठिन लक्ष्य को पाने के लिए कठिन श्रम तो आवश्यक है ना अश्विनी, और कठिन श्रम के लिए हृदय को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। कमजोर हृदय से वो कभी लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। उसने हांडी की तरफ इशारा करके समझाते हुए कहा, अगर हमने दूध से माखन निकालने के लिए हांडी पर दया दिखाई होती तो माखन नहीं निकाल पाती। हमें डर लगा रहता कि ज्यादा जोर लगाने पर हांडी ही ना टूट जाएगी। हम जोर लगाते हैं लेकिन हांडी नहीं टूटती, क्योंकि हांडी को उसी आकार में ढाला गया है। तभी माखन निकालते हुए थोड़ा सा माखन छलक कर बाहर आ गिरा। ज्वाला ने उसे हाथ में उठाकर वापस हांडी में डालते हुए कहा, माखन निकालने के लिए उसके बाहर छलकने का डर तो छोड़ना पड़ेगा ना अश्विनी। हमें भी डर हटाकर सुकन्या को भी उसी आकार में ढालने की जरूरत है, ताकि वो सभी परिस्थितियों से निकलने में सक्षम हो। अश्विनी बोली, मैं समझ गई ज्वाला। मुझे क्या था कि सुकन्या के प्रति इतना कठोर होने की कुछ तो वजह होगी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि सुकन्या जब प्रशिक्षित हो जाएगी तो वो हमारी आश्रम की कन्याओं में से सबसे बेहतर होगी। तभी एक सेविका कक्ष में आई और बोली, सुकन्या को होश आ गया है, उसका बिस्तर भी तैयार हो चुका है। अब हमारे लिए क्या क्या है? ज्वाला बोली, सुकन्या को नए बिस्तर पर लेटा दो। ज्वाला का आदेश पाते ही वो सेविका वहां से चली गई। अश्विनी ने हैरानी से ज्वाला की ओर देखा। नया बिस्तर? कहीं तुम उसे इतनी जल्दी विष लगे कांटों के बिस्तर पे तो नहीं सुलाने वाली? ज्वाला बोली, हां। यह सुन अश्विनी अचंभित रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ज्वाला सुकन्या की हितैषी है या उसकी दुश्मन। इधर गांधार की सीमा पर खड़े आचार्य चाणक्य को लड़ाकों के मुखिया ने कहा, आचार्य, हम सभी झेलम नदी के किनारे बसे पुरु राष्ट्र के सैनिक हैं और सिकंदर के सैनिकों को रोकने के लिए ही हमने उन पर आक्रमण किया था। हम नहीं चाहते कि भारतवर्ष में वो अपने पैर पसार सके। चाणक्य बोले, गांधार राजांबी ने जो गलती आत्मसमर्पण करके की है, वो गलती किसी और राष्ट्र को दोहरानी नहीं चाहिए। हमें मिलकर सिकंदर के विरुद्ध लड़ना ही होगा। उन सैनिकों के मुखिया ने कहा, अवश्य आचार्य, आप कहिए, हम आपकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? आपको कहीं छोड़ना है तो हम छोड़ेंगे। चाणक्य ने मना करते हुए कहा, तुम लोगों ने अपना कार्य कर दिया है। यहां से आगे की यात्रा हम स्वयं करेंगे, वो भी अपने शिष्यों के साथ। आप लोग
अपने राष्ट्र के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। इतना बोल वो चंद्रगुप्त के साथ आगे बढ़ने लगे और पुरु राष्ट्र के सैनिक भी वापस अपनी दिशा में चले गए। चाणक्य के आगे बढ़ते ही नायक दौड़ता हुआ उनके सामने आया और बोला, आचार्य, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। आचार्य बोले, मैंने तुम्हें कब मना किया? नायक उनका मंतव्य समझ गया और खुश होते हुए उनके साथ ही सिकंदर के खेमे की तरफ बढ़ चला। जहां आचार्य चाणक्य सिकंदर के खेमे की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं मगध के कारावास में कुछ लड़ाकों ने दबे पांव प्रवेश किया और वहां पहरा दे रहे प्रहरियों को मार गिराया। वो सभी लड़ाके शक्टार के कैदी गृह में गए। कुछ बाहरी लड़ाकों को अपने सामने देखकर शक्टार हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये अवश्य ही उन्हें मारने आए हैं। वो आश्चर्य से बोले, कौन हो तुम लोग और हमसे क्या चाहते हो? उनमें से एक लड़ाके ने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अमात्य ने आपको मारने के लिए कुछ लोगों को राजमहल में बुलाया है। हमें मंत्री शंभुनाथ ने भेजा है और आपको जल्दी हमारे साथ चलना होगा। उस लड़ाके ने इतना कहा ही था कि तभी वहां कुछ अन्य लोगों ने प्रवेश किया और शक्टार को छुड़ाने आए लड़ाकों पर तीर वर्षा शुरू कर दी। मृत्यु को अपने इतना समीप देख शक्टार घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लड़ाकों की बात माने या नहीं। आखिर शक्टार के कारावास में आए लड़ाकों का सत्य क्या है? क्या सुकन्या विशाले कांटों के बिस्तर पे सोकर भी जीवित रह पाएगी? आचार्य चाणक्य की राह में सिकंदर के खेमे तक पहुंचने से पहले और कौन सी नई चुनौतियां आने वाली हैं, जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।